उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कंबोडिया में पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में उन्होंने हिस्सा लिया। वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर दुनिया में बढ़ती चिंताओं को किया रेखांकित। पूर्वी एशियाई देशों से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष में योगदान का किया आह्वान। सम्मेलन के इतर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से भी की मुलाकात। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न, 74% से अधिक मतदान। सभी पार्टियों ने अपनी अपनी जीत का किया दावा। 8 दिसंबर को आएगा नतीजा। दिल्ली नगर निगम चुनाव के लिए सभी दलों ने कसी कमर। भाजपा ने 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की, वहीं आम आदमी पार्टी ने 117 प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर बहुत खराब श्रेणी में। बढ़ते प्रदूषण के कारण आसमान में छाई घनी धुंध। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के अनुसार दिल्ली में AQI 320, वहीं नोएडा में AQI 341 दर्ज। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी। चित्तलपक्कम झील से बाहर निकला पानी। थेनी में वैगई बांध से 4230 क्यूबिक फीट अतिरिक्त पानी छोड़ा गया। तंबरम के कई रिहायशी इलाकों में जलभराव। थेनी, डिंडीगुल, मदुरई, शिवगंगा और रामनाथपुरम जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी। खेल की खबरों में T20 विश्व कप क्रिकेट में आज मेलबर्न में पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। बारिश के कारण मैच बाधित होने की स्थिति में रखा गया रिजर्व डे। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के कंबोडिया दौरे का आज अंतिम दिन है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में हिस्सा ले चुके हैं। सम्मेलन में उपराष्ट्रपति ने वैश्विक खाद्य और ऊर्जा सुरक्षा पर दुनिया में बढ़ती चिंताओं को रेखांकित किया। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने पूर्वी एशियाई देशों से अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष में योगदान का आह्वान भी किया है। इस सम्मेलन में 10 आसियान देश और इसके 8 संवाद भागीदार भारत, चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस शामिल हैं। कंबोडिया की राजधानी नोम पेन में आयोजित 7वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के इतर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कंबोडिया के नोम पेन में 17वें पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन के इतर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से फिर मुलाकात की। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर ने इसे अच्छी मुलाकात बताया। दोनों नेताओं के बीच यूक्रेन, इंडो पैसिफिक, ऊर्जा, G20 सहित द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा हुई। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा की 68 सीटों के लिए चुनाव कल शांतिपूर्वक संपन्न हो गया। राज्य में 74% से अधिक मतदान दर्ज हुआ। इसके साथ ही 24 महिलाओं सहित 412 उम्मीदवारों का चुनावी भाग्य ईवीएम में कैद हो गया है। दून सीट पर सर्वाधिक 85.2%, जबकि शिमला शहरी निर्वाचन क्षेत्र में सबसे कम 62.53% मतदान हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत 75.57 था। वहीं मतगणना 8 दिसंबर को होगी। चुनाव में लोगों ने बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। राजधानी शिमला से लेकर प्रदेश के ऊंचाई वाले बर्फ से ढके स्पीति तक लोगों ने सर्दी के बावजूद नई सरकार को चुनने के लिए मतदान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा के झज्जर में पृथ्वीराज चौहान की प्रतिमा के अनावरण समारोह में शामिल होंगे। इस दौरान राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर सहित कई गणमान्य नेता मौजूद रहेंगे। समारोह को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आगामी 14 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली की यात्रा करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर इंडोनेशिया में भारत के राजदूत मनोज के भारती से खास बातचीत की हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह ने।
एम्बेसडर मनोज कुमार भारती, दूरदर्शन समाचार से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं सोमवार शाम को। प्रधानमंत्री प्राइमरीली G20 समिट में भाग लेने आ रहे हैं। कि इस लिहाज से कितनी महत्वपूर्ण है ये प्रधानमंत्री का इंडोनेशिया का ये दौरा? सबसे पहली बात, हम इस बात को ध्यान में रखें कि भारत ने इंडोनेशिया के G20 प्रेसिडेंसी को बहुत दृढ़ सपोर्ट दिया है। ये बहुत मुश्किल दौरा था जिसमें इंडोनेशिया की प्रेसिडेंसी होनी थी, और भारतीय सहायता और सपोर्ट को इंडोनेशिया की सरकार ने भी बहुत गंभीरता से लिया है और इसको एक्नॉलेज किया है। चूंकि भारत इंडोनेशिया से ये प्रेसिडेंसी लेगा, इसलिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी का इंडोनेशिया का दौरा और स्पेशली G20 के लिए बाली का दौरा बहुत ही उल्लेखनीय हो जाता है। भारत ने कुछ दिन पहले ही जो अपनी प्रेसिडेंसी का लोगो लॉन्च किया है, प्रधानमंत्री के लिए ये भी एक अवसर होगा कि उसके बारे में पूरी दुनिया को G20 के देशों को बता सकें। इस बात का संकेत पूरे विश्व को देना चाहेंगे कि भारत अपनी वैश्विक विचारधारा को अपने पुराने वैचारिक फिलॉसफीज से जोड़कर देखना चाहता है। इसलिए भी जो मूल मंत्र बनाया गया है हमारी प्रेसिडेंसी का, वो कहता है वसुधैव कुटुंबकम। भारत ये बताना चाहता है कि जब हम अपनी प्रगति चाहते हैं तो हम विश्व की प्रगति को हमेशा ध्यान में रखते हैं। ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम दुनिया को इसके बारे में बताएं कि हमारी प्रेसिडेंसी का जो मोटो है वो है वन वर्ल्ड, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एम्बेसडर भारती, G20 में शिरकत करने के अलावा प्रधानमंत्री जो यहाँ के भारतीय मूल के लोग हैं, जो इंडियन कम्युनिटी है, इंडियन डायस्पोरा है, उसके साथ भी इंटरैक्ट करेंगे। चूंकि माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ पे G20 समिट मीटिंग के लिए आ रहे हैं, इसीलिए बहुत ही कम समय के लिए वो यहाँ हैं, लेकिन फिर भी इस छोटे समय में भी उन्होंने भारतीय समुदाय के लोगों से मिलना अपना एक प्रोग्राम का हिस्सा रखा है। यह देखकर यहाँ का भारतीय समुदाय और भारतीय मूल का समुदाय बहुत उत्साहित है। पूरे इंडोनेशिया में इस बात की बहुत अच्छी जानकारी है कि भारत की साख विश्व में पिछले कुछ सालों में बहुत बढ़ी है। भारत की अपनी अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा सुधार आया है। इन सब के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी की नीतियों का और उनके इफेक्टिव कार्यान्वयन का बहुत बड़ा रोल है, जिसे सब यहाँ जानते हैं। अगली खबर की ओर चलते हैं। गुजरात में 182 सदस्यों की राज्य विधानसभा के 2 चरणों में होने वाले चुनाव के लिए अब तक 324 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा है। 316 उम्मीदवारों ने पहले चरण के लिए पर्चे भरे। इस चरण में 1 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। 5 दिसंबर को होने वाले दूसरे चरण के चुनाव के लिए अब तक 8 उम्मीदवारों ने नामांकन भरा। वहीं कांग्रेस ने कल 9 उम्मीदवारों की एक अन्य सूची जारी की। निर्वाचन आयोग चुनाव में धनबल का इस्तेमाल रोकने के लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। भाजपा ने दिल्ली नगर निगम चुनावों के लिए 232 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। सूची में 126 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। भाजपा ने 9 पूर्व महापौरों, 52 पूर्व पार्षदों, विधानसभा चुनाव लड़ चुके 3 उम्मीदवारों, 2 राज्य पदाधिकारियों, 4 जिला अध्यक्षों और 3 डॉक्टरों को चुनाव मैदान में उतारा है। दिल्ली नगर निगम चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने शनिवार रात अपने प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी।
इस सूची में 117 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की गई है। इससे पहले शुक्रवार को आम आदमी पार्टी ने अपने प्रत्याशियों की पहली सूची जारी की थी, जिसमें 134 नामों की घोषणा की गई थी। दिल्ली में वायु गुणवत्ता आज फिर बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई है। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ था, लेकिन आज फिर से वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में पहुंच गई। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के अनुसार दिल्ली में AQI 320 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। गौरतलब है कि वायु गुणवत्ता सूचकांक को 0 से 50 के बीच अच्छा, 101 से 200 के बीच मध्यम और 201 से 300 के बीच खराब माना जाता है। वहीं 301 से 400 के बीच के AQI को बहुत खराब और 401 से 500 के बीच गंभीर माना जाता है। नोएडा में एयर क्वालिटी बहुत खराब होने की वजह से धुंध है। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च सफर के अनुसार नोएडा में AQI 341 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेणी में है। बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। साथ ही गले में खराश, सीने में जकड़न जैसी शिकायत हर उम्र में देखने को मिल रही है। भाजपा सांसद लॉकेट चटर्जी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर अपमानजनक बयान देने के लिए टीएमसी नेता अखिल गिरी के खिलाफ नॉर्थ एवेन्यू पुलिस स्टेशन जाकर शिकायत दर्ज करा चुकी हैं। उन्होंने कहा कि टीएमसी नेता अखिल गिरी ने राष्ट्रपति का अपमान किया है और अभी तक ममता बनर्जी, जो खुद एक महिला हैं, फिर भी उन्होंने इस पर कोई बयान नहीं दिया है और न ही अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की है। ममता बनर्जी तुरंत आए, आके उनका स्टेटमेंट दे, उनका क्या भाव है इस विषय को लेके। और उनका गवर्नमेंट का है अखिल गिरी को तुरंत उनको बर्खास्त करना चाहिए, और नहीं तो सामने आके राजधानी में आके, क्योंकि राष्ट्रपति है पूरा देश का है, वो कैपिटल है दिल्ली में आके ममता बनर्जी को क्षमा मांगना चाहिए कि उन्होंने जो SC ST को लेके सामने जो बोलते हैं, तो एक्चुअल उनका भाव, उनका जो नेता मंत्री लोग हैं उनका भाव SC ST को लेके ऐसे ही है। जब तक अखिल गिरी ममता बनर्जी इसको लेकर स्टेटमेंट नहीं देंगे, क्षमा नहीं मांगेंगे और उसको बर्खास्त नहीं करेंगे, तब तक आवाज चलेगा। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर गैर स्थानीय मजदूरों पर फायरिंग की है। आतंकवादियों ने अनंतनाग के राख मोमिन इलाके में 2 प्रवासी मजदूरों पर गोलाबारी कर दी है। इस घटना में दोनों मजदूर घायल हुए हैं, जिन्हें अस्पताल पहुंचाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इलाके की घेराबंदी की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध पवित्र श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने की प्रक्रिया के तहत आगामी 15 नवंबर से पंच पूजाएं शुरू होंगी। धाम के कपाट 19 नवंबर को शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के मुताबिक बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद होने का कार्यक्रम पंच पूजाएं 15 नवंबर से शुरू हो जाएंगी। 15 नवंबर को सायंकाल के बाद गणेश जी के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। आदि केदारेश्वर को 16 नवंबर को समाधि रूप देकर कपाट बंद किए जाएंगे। 17 नवंबर को खड़ग पुस्तक पूजन के बाद वेद ऋचाओं का वाचन बंद हो जाएगा। माता लक्ष्मी की 18 नवंबर को पूजा अर्चना की जाएगी। 19 नवंबर को रावल स्त्री भेष धारण कर माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ के समीप प्रतिष्ठित करेंगे। इससे पहले उद्धव कुबेर मंदिर परिसर में आ जाएंगे। इसी दिन शाम 3:35 पर बद्रीनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद हो जाएंगे। तमिलनाडु के कई जिलों में भारी बारिश का कहर जारी है, जिससे कुछ जगहों पर जलभराव हो गया है। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में भारी बारिश हुई, जिसके बाद डैम से पानी ओवरफ्लो हुआ। बीते कई दिनों से बारिश के बीच तमिलनाडु के कई जिलों में स्कूल बंद हैं। राज्य में भारी बारिश ने लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर दी हैं। इस साल चेन्नई में भारी बारिश से पिछले 30 साल का रिकॉर्ड टूटा है। लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से चेन्नई के विभिन्न इलाकों में भी जलभराव हुआ। प्रधानमंत्री ने अक्टूबर में प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में सौर ऊर्जा और कुसुम योजना का लाभ उठा रहे किसानों का जिक्र किया। सोलर एनर्जी आज एक ऐसा विषय है जिसमें पूरी दुनिया अपना भविष्य देख रही है। सौर ऊर्जा से कैसे हमारे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के जीवन में बदलाव आ रहा है, मन की बात के माध्यम से प्रधानमंत्री ने उसकी नज़ीर पेश की थी।
तमिलनाडु के कांचीपुरम में एक किसान हैं थिरु के एजिलन। उन्होंने पीएम कुसुम योजना का लाभ लिया और अपने खेत में 10 हाउस पावर का सोलर पंप सेट लगवाया। अब उन्हें अपने खेत के लिए न बिजली पर खर्च करना होता है और न ही सिंचाई के लिए अब वो सरकारी बिजली की सप्लाई पर निर्भर हैं। राजस्थान के भरतपुर में ऐसे ही एक किसान हैं कमल जी मीणा। पीएम कुसुम योजना का लाभ उठा रहे हैं। कमल जी ने खेत में सोलर पंप लगाया, लागत कम हुई है और आमदनी भी बढ़ गई। कमल जी सोलर बिजली से दूसरे कई छोटे उद्योगों को भी जोड़ रहे हैं। उनके इलाके में लकड़ी का काम है, गाय के गोबर से बनने वाले उत्पाद हैं, इनमें भी सोलर बिजली का इस्तेमाल हो रहा है और 10-12 लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। I bought a solar water pump. The scheme which benefited with me, cutting away the expense of diesel for the pump and utilize the expense of my farm. With the help of power water supply has increased, so I change dry land crops to wetland crops. सबसे बड़ी बात यह है कि सौर ऊर्जा से पहले केवल मोटर ही चलती थी। अब जो यूएसपीसी जो कंट्रोलर है उससे मोटर के साथ साथ में कई इम्प्लीमेंट लगा के अच्छा व्यवसाय भी किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में रहते हैं मंजूर अहमद लरहवाल। सर्दियों में बिजली ज्यादा खर्च होने के कारण मंजूर का बिल 4000 रुपए से ज्यादा आता था। घर पर सोलर रूफटॉप प्लांट लगाने के बाद उनका खर्च आधे से भी कम हो गया है। ओडिशा के करदापाल गांव में रहती हैं कुन्नी देवरी। आज सौर ऊर्जा से अपने और दूसरी महिलाओं के रोजगार के अवसर खोल रही हैं। आदिवासी महिलाओं को सोलर रीलिंग मशीन पर सिल्क कताई करना सिखाती हैं। सोलर मशीन के कारण इन आदिवासी महिलाओं पर बिजली के बिल का बोझ नहीं पड़ता और उनकी आमदनी भी हो रही है। हमने 5 किलोवाट का ये प्लांट लगवाया है, तो मेरी बिल पहले आती थी तकरीबन 4000 रुपये महीने की, तो अभी इसके बाद मेरी बिल आ गई है 1900, तो तकरीबन 50% का फायदा हो गया है। यहाँ पर जो ट्रैवल एरिया ना, यहाँ पे पावर कट बार हो रहे थे, बिजली ज़्यादा नहीं मिल पा रहे थे और सोलर पावर में हम लोग को 24 घंटे तक बराबर ही काम कर रहे थे, तो पावर कट नहीं हो रहा था। छोटा सा मशीन कहाँ से भी हम लोग को बैठे के काम कर रहे थे, तो बहुत अच्छा लगा वो मशीन। प्रधानमंत्री लगातार मन की बात कार्यक्रम के जरिए देश में अभिनव प्रयास कर रहे पुरोधाओं का जिक्र करते हैं। इस बार प्रधानमंत्री ने सौर ऊर्जा के जरिए ग्रामीण क्षेत्र में होने वाले बुनियादी बदलाव की ओर सबका ध्यान आकर्षित किया। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं, मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। महाराष्ट्र का वाशिम जिला देश भर के आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल है। वाशिम जिले के पिछड़ेपन को मिटाने के लिए नीति आयोग जिले में विभिन्न विकास कार्य कर रहा है। मृदा एवं जल संरक्षण विभाग ने रिचार्ज पीट के माध्यम से घटते जल ग्रहण क्षेत्र में भूजल स्तर को ऊपर उठाने की योजना बनाई है और वाशिम जिले में लगभग 150 ऐसे रिचार्ज पीट बनाने की योजना बनाई गई है और उनमें से 80 रिचार्ज पिट बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के आकांक्षी जिला वाशिम में जल संरक्षण के द्वारा भू जल स्तर को बढ़ाने की कवायद शुरू की गई है। जिले में किसानों के लिए बारिश के पानी के बह जाने की बजाय सीधे जमीन में इकट्ठा करने के लिए रिचार्ज बेड का सक्षम विकल्प दिया गया है। नीति आयोग जिले के विकास के लिए कई विकास योजनाएं चला रहा है। पानी के एकत्रीकरण से जिले में कई जगहों पर भूजल का स्तर बढ़ा है। प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे कुओं और बोरवेल आदि में पर्याप्त पानी जमा हुआ है, इसलिए रिचार्ज पेट योजना के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए बारहमासी पानी की उपलब्धता कराई गई है। किसान इस योजना को काफी लाभदायक मान रहे हैं। मेरे पास 15 एकड़ खेती है।
मेरे खेत में रिचार्ज पिट के खड्डे लिए थे। पहले खड्डे नहीं थे तो मेरे 2 जो चोल थे वो चिमक रहे थे, अब खड्डे की वजह से वो चिमक नहीं रहे और मेरे बॉडी की जो पानी पातली है वो भी बढ़ गई और वो बढ़ने की वजह से मैं खेती में सिंचन लेता, पहले इतना मेरा सिंचन होता नहीं था। मेरे खेत में का जो वेस्टेज पानी बह के जाता था वहाँ पे जल संधारण वालों ने 10 बाय 20 का ये गड्ढा करे, उसमें बहुत पानी झिरकता, उससे हमारे खेती को पानी मिल रहा है और उससे हम समाधानी हैं। उसमें हमने बावड़ी करे, बावड़ी को बहुत पानी लग गया, मेरा 2-3 एकड़ सिंचन चालू है। वर्ष 2020 में वाशिम जिले में प्रायोगिक आधार पर 10 किसानों के खेतों में रिचार्ज पिट तैयार किया गया था। इससे बड़ी मात्रा में बारिश का पानी सीधे मिट्टी में रिसने लगा, इसलिए पिछले साल फिर से 150 रिचार्ज पिट का लक्ष्य रखा गया है और उनमें से विभिन्न किसानों के खेतों में 80 रिचार्ज पिट बनाए गए हैं। नीति आयोग पुरस्कृत आकाशी जिला वाशिम अंतर्गत मौजे, नागठाना, श्रीगिरी, धारागिरी ये 3 गांव मिला के एक पाइलट कंसीडर करके भूजल जल संधारण विभाग मार्फत 150 रिचार्ज पिट में से 80 रिचार्ज पिट का काम पूर्ण हो चुका है। रिचार्ज पिट के माध्यम से अब मानसून का पानी धीरे धीरे जमीन में समा रहा है, जिससे आसपास के इलाकों में भूजल स्तर में जबरदस्त वृद्धि हुई है और किसानों को बारहमासी सिंचाई की सुविधा मिल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटा सा ब्रेक। लहलहाती फसल, भरे पूरे खेत खलिहान, हर किसान का बस यही अरमान। लेकिन कभी बारिश, कभी बिजली, कभी ओला, कभी सूखा। प्रकृति का तो नहीं मगर नुकसान का उपाय है। AIC से फसल बीमा। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, AIC। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूसी सेना ने खेरसोन छोड़ने से पहले शहर में कुछ महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचों को नष्ट कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि स्थानीय अधिकारी ने शहर में हालात को सामान्य बनाने में स्थानीय अधिकारी जुटे हुए हैं। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी सैनिकों ने खेरसोन क्षेत्र के आसपास 60 से अधिक बस्तियों पर नियंत्रण कर लिया है। वहीं रूसी मीडिया ने दक्षिणी यूक्रेन के खेरसोन में नोवा काखोवका बांध में विस्फोट का एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में खेरसोन शहर से रूसी सेना की वापसी के बाद बांध को हुए नुकसान को साफ तौर पर देखा जा सकता है। रूस और यूक्रेन दोनों ने एक दूसरे पर विस्फोटकों के जरिए बांध को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। बांध को हुए नुकसान को देखते हुए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बाढ़ की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका के डलास में एक एयर शो के दौरान 2 सैन्य विमानों में टक्कर हो गई। ये विमान बोइंग B-17 फ्लाइंग फोर्टिस और बेल P-63 किंग कोबरा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने के हैं। हवाई अड्डे के अधिकारियों ने कहा कि आपातकालीन कर्मचारी दुर्घटना के बाद राहत और बचाव कार्य में लगे हुए हैं। अधिकारियों ने अभी तक किसी की मौत की पुष्टि नहीं की है। ये भी स्पष्ट नहीं हो सका है कि दोनों विमानों में कितने लोग सवार थे। ICC T20 विश्व कप का फाइनल मुकाबला आज पाकिस्तान और इंग्लैंड के बीच MCG के मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमें एक बार T20 विश्व कप का खिताब जीत चुकी हैं। ऐसे में दोनों की नजरें दूसरी बार इस खिताब पर अपने नाम की मुहर लगाने की है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 2 ऐसी टीमें ICC T20 विश्व कप के फाइनल में सामने हैं, जिनके यहां तक पहुंचने की उम्मीद शायद ही क्रिकेट के जानकारों ने भी लगाई होगी। लेकिन पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों ने मैच दर मैच अपनी कमियों को दूर कर फाइनल का रास्ता तय किया और अब T20 विश्व कप पर कब्जा जमाने के लिए आखिरी वार के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान के लिए अच्छी बात कप्तान बाबर आजम का फॉर्म में लौटना है। यही नहीं, इस टीम का मध्यक्रम भी अच्छे रंग में आ गया है। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की टीम को सिडनी में सेमीफाइनल में जिस तरह से हराया, उससे इस टीम के हौसले पहले से ही बुलंद हैं। पाकिस्तान के लिए गेंदबाजी उसकी सबसे बड़ी ताकत रही है। ऐसे में फाइनल में भी टीम को अपने इस डिपार्टमेंट से बड़ी उम्मीद रहेगी। मेरे ख्याल से इंग्लैंड की टीम भी वन ऑफ द बेस्ट टीम है और उनके साथ हमारी सीरीज भी हुई थी और काफ़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट हुई थी। अब बिल्कुल जोस और एलेक्सेल जो उन्होंने सेमीफाइनल खेला वो आउटस्टैंडिंग खेला, लेकिन कोशिश करेंगे कि अपना बेस्ट
दें कल के मैच में, और जिस तरह हमारा वन ऑफ द बेस्ट पेस अटैक है, कोशिश करेंगे कि जो हमारी स्ट्रेंथ है उसी पे रहें और जो हमारी प्लानिंग है उसको एग्जीक्यूट करें। उधर इंग्लैंड की बात करें तो इस टीम ने भारत को सेमीफाइनल में 10 विकेट से हराकर अपने जबरदस्त फॉर्म में होने का परिचय दिया। खासकर कप्तान जोस बटलर जिस तरह से रंग में दिखे, उससे पाकिस्तान की चिंता बढ़ सकती है। फिर एलेक्स हिल्स ने भी शानदार खेल दिखाया था। इंग्लिश टीम की ताकत गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों ही है। खासकर इस टीम में बल्लेबाजी की गहराई अंत तक जाती है, जो इंग्लिश टीम को मनोवैज्ञानिक तौर पर आगे रखती है। Yeah, we've played against them a lot recently, but of course in very different conditions. I think that's probably the main factor about, even though we've played each other quite a few games here at Melbourne, it's going to be a different game to the series obviously in Pakistan. So that we know we're up against an excellent team. That's exactly what you expect in a World Cup final, and we'll focus on them a little bit and focus on us a lot and what we need to do to prepare well today to turn up tomorrow and give the best account of ourselves. इंग्लैंड और पाकिस्तान T20 विश्व कप में वैसे अब तक 2 बार एक दूसरे के खिलाफ हुए हैं, जहां दोनों बार इंग्लैंड ने बाजी मारी है। लेकिन आंकड़े प्रदर्शन के सहारे ही सामने होते हैं, और अब जबकि खिताबी जंग है तो दोनों ओर से प्रदर्शन की कसौटी पर खुद को उतारने का जुनून फाइनल को रोमांच से भरेगा। उतार चढ़ाव भरे सफर के बाद दोनों ही टीमें विश्व कप से सिर्फ एक कदम दूर हैं। जो प्रेशर को बेहतर हैंडल करेगा वो ही टीम सिरमौर होगी। एमसीजी के फुल हाउस में कांटे की टक्कर देखने की उम्मीद। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ एमसीजी से अभिषेक महाजन, डीडी न्यूज। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।